भूल जाती हूँ कभी कभी रिकॉर्डिंग के लिए लगाना. सो ऑलवेज रिमाइंड मी. ऑल द लेक्चर्स टू बी रिकॉर्डेड ही होता है, बट देखो आज कब से चालू हुआ है लेक्चर, बट मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई. तो ये आई एम जस्ट राइटिंग बैलेंस इक्वेशन हियर, and this will give you 2 moles of ammonia. I'm just changing my marker. अभी इसमें प्रॉब्लम में दिया क्या है? प्रॉब्लम में ये दिया है कि मास रेशो नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन का दिया है जो 14:3 है. इसका मतलब मास 14 और मास 3 नहीं है, बट मास का रेशो 14:3 है. So I said let the mass be 14x and 3x. है ना? तो मास मैंने अज्यूम किया जिसमें रेशो 14:3 आएगा. यहाँ तक क्लियर? यस मैम. यस मैम. अभी इनिशियली जब आप रिएक्शन चालू करोगे तभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही रहेगा. तो इनिशियल को हम लिखते हैं टाइम t इक्वल्स टू 0. इनिशियल जब टाइम t 0 है, इनिशियली ये 14x ग्राम्स ऑफ N2 है और 3x ग्राम्स ऑफ H2 है मेरे पास. Can I know the moles of this? How many moles of nitrogen I have and how many moles of hydrogen I have? I need to divide this by 28 and divide this by 2. तो ये जो भी आंसर आ रहा है ये मेरे क्या है? इनिशियल मोल्स. When I am starting the reaction, जो मोल्स है वो 1/2 है, x/2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है. यस मैम. और 3x/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, इनिशियल मोल्स. और इनिशियली अमोनिया नहीं है. यस मैम. अमोनिया कुछ टाइम के बाद बनेगा, राइट? हाँ. तो अभी वहां पे आते हैं. आफ्टर सर्टेन टाइम अमोनिया वाज फाउंड टू बी 40% बाय मोल. तो अभी पहले अमोनिया के मोल समझते हैं, और जैसे ही अमोनिया बनेगा ये जो इनिशियल मोल्स है, ओके, वो कुछ टाइम के बाद तो ये नहीं रहेंगे. अगर मेरे पास x/2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है तो उससे कुछ रिएक्ट होगा ना, कुछ कम होगा, तभी तो अमोनिया बनेगा. हाँ. जो हाइड्रोजन के भी मोल्स है उससे भी कुछ कम होगा, कुछ रिएक्ट होगा, तभी तो अमोनिया बनेगा. हाँ. I just assume कि by mole of nitrogen is reacting. तो अगर नाइट्रोजन के मोल 1 है तो अमोनिया के मोल कितने बनेंगे? डबल. तो हम अज्यूमिंग कि नाइट्रोजन से y मोल रिएक्ट हो रहा है, तो कितने मोल बचेगा? x/2 माइनस y. ये मोल्स रिमेनिंग है ऑफ नाइट्रोजन. यस मैम. कितने मोल्स अमोनिया बनेगा? 2y. अभी मुझे बताओ कितने मोल्स हाइड्रोजन बचेगा? क्या माइनस करूं? जब भी y मोल नाइट्रोजन रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन के कितने मोल रिएक्ट होते हैं? थ्राइस. 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल्स हाइड्रोजन चाहिए, तो y मोल नाइट्रोजन के लिए 3y. हम कैसे? स्टोइशियोमेट्री देख. 1 मोल नाइट्रोजन है तो उसके लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 3y. हाँ 3 समझ गया. तो अगर y मोल नाइट्रोजन रिएक्ट हो रहा है तो कितना हाइड्रोजन चाहिए? 3y. ठीक है. yes. तो ये जो मैंने x/2 माइनस y है, these are the moles of nitrogen remaining after the reaction. 3x/2 minus 3y are the moles of hydrogen remaining after the reaction.
and 2y are the moles of ammonia getting formed. अभी हिंट क्या है? अमोनिया वॉज, जो अमोनिया फॉर्म हो रहा है, वॉज 40% बाय मोल, है ना? अमोनिया फॉर्म, ये इंडिया है। ये 40% बाय मोल है, जो अमोनिया बन रहा है वो। कोई समझ में नहीं, तो मतलब 40% बाय मोल का मीनिंग क्या है? 40% बाय मोल का जो मीनिंग है वो ये है कि जो मोल्स रिएक्टेंट के है उसके 40% मोल प्रोडक्ट के है। वही मैं कर रही हूँ अभी, वही मैं इक्वेशन के फॉर्म में तुमको लिख के दिखाऊंगी। यस मैम। तो जो टोटल मोल्स है, आफ्टर सर्टेन टाइम अमोनिया वाज फाउंड टू बी 40% बाय मोल का मतलब, तो ये जो तुम्हारा 2y है ये अमोनिया के मोल्स है, एंड दीज मोल्स आर 40% टू टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स कितने हैं? टोटल मोल्स है नाइट्रोजन के x/2 माइनस y प्लस 3x/2 माइनस 3y प्लस 2y, ये रिएक्शन के टोटल मोल्स हो गए। यस मैम। और ये 2y जो है वो इसके 40% है। हाँ। So I could write an equation of it. Now solve this, you will get some kind of a ratio between x and y here. मैम हाँ बोलो बेटा। मैम वो 2y क्यों ऐड किया है? किधर 2 मोल ऐड किया है मैंने? 2y तो ये टोटल मोल्स है ना, रिएक्शन में टोटल मोल्स कितने हैं रिएक्शन मिक्सचर में? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर माय टोटल मोल्स। अच्छा ऐसा, ओके ओके समझा। वो टोटल मोल्स के 40% अमोनिया के मोल्स है। तो टोटल मोल अगर 1 है तो अमोनिया के मोल 0.4 है, इसका मतलब ये होता है। So now I won't get the answer what is x and what is y, but I will get some kind of a ratio between x and y. मुझे x and y में रिलेशन आ जाएगा। 7y equals 2x. 7y इक्वल टू x आ रहा है 2x. 2x। 7y इक्वल टू 2x का मतलब मैं ये ले लूं कि x अपॉन y इज इक्वल टू 3.5 या x इज 3.5y। Yes मैम। तो बस अभी इस इक्वेशन को यूज करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पूछा क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। हाँ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन? x/2 माइनस y। Yes मैम। एंड व्हाट आर द टोटल मोल्स? ये ऐड करके टोटल मोल्स क्या आ रहा है? 2x minus 2y. यस, तो अपॉन 2x माइनस 2y। तो अभी इसमें मुझे ये डेटा यूज करना है। Yes मैम। तो कैसे मैम करूंगी मैम इसको? 4x माइनस 2y है। नहीं, 2x माइनस 2y आता है, चेक करो। तो इसको मैं लिख सकती हूँ x/y अपॉन 2 माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करो, जो डेटा अवेलेबल है उसको यूज करने की कोशिश करो।
और यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ 2 into x by y minus 1 and I have the value of x by y. Substitute and get the answer. Point 1.15. Yes. हो गया प्रॉब्लम नंबर 1. जिसका भी डाउट था समझ में आ गया? Yes, ma'am. तो क्या आंसर आया? आ गया ना? A. मोल फ्रैक्शन का आंसर 0.15. नेक्स्ट प्रॉब्लम 2 ही पूछा है किसी ने, तो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 2 सेज 2 flasks of equal volumes are evacuated. तो evacuated का मतलब क्या होता है? उसके अंदर जो एयर है that is removed. Can you see me? स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी, पता नहीं क्यों. आपके लिए क्या आया था? फ्रीज हो गई थी क्या स्क्रीन? हाँ मैम, मेरे लिए तो हुआ था. हाँ मैम, हो गई थी. वही कुछ तो गड़बड़ हुआ था, बट नाउ आई थिंक इट्स ओके. अभी सब ठीक है. So I'm solving problem number 2 ना. ध्यान दो. तो प्रॉब्लम नंबर 2 में लिखा है 2 flasks of equal volumes are evacuated. So evacuated means air निकाल दी गई है उससे. And then one is filled with a gas A and other with gas B. मतलब उसमें 2 अलग गैसेस हमने भर दी है और एयर नहीं है. And these 2 gases are at the same temperature and pressure. तो यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा? एवोगैड्रोस लॉ. अगर 2 गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है, टेम्परेचर इक्वल है, प्रेशर इक्वल है, तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो ये स्टेटमेंट का सबसे पहला कंक्लूजन जो आपको समझना चाहिए इस प्रॉब्लम में वो ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. Now what do they tell us ahead in the problem? The weight of B was found to be 0.8 grams, while weight of A was found to be 1.4 grams. What is the weight of one molecule of B in comparison with one molecule of A? तो अभी ये कैसे हम समझेंगे? जो वेट है A का वो 1.4 है. तो A का वेट मुझे कैसे आएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ A into number of moles of A. The answer 1.4 grams है.
और मॉलिक्यूलर मास ऑफ P into number of moles of P का आंसर 0.8 ग्राम है। तो अभी मुझे समझना क्या है, what is the weight of B in comparison with weight of A। तो मुझे B और A के वेट को कंपेयर करना है, तो मैं स्ट्रेट अवे कंपेयर करती हूँ MB अपॉन MA। ये दोनों सेम है, कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.4 अपॉन 0.8, sorry 0.8 upon 1.4, उल्टा B is 0.8 ना, so it will be 0.8 upon 1.4। तो इसका मतलब क्या आंसर है? 0.57. 0.57 times as heavy as A। इसका आंसर क्या आएगा? When you solve this, the answer is 0.57. So your MB is 0.57 MA। So this is problem number 2. Then it's problem number 4. Somebody is asking. Problem number 4 कहता है a certain compound has a molecular formula X4O6. If 10 gram of X4O6 has 5.72 gram of X, the atomic mass of X will be. So how do we do it? कैसे करेंगे हम इसको? तो जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ X है वो फॉर्मूला में 4 टाइम्स आ रहा है, और उसके साथ में कितना ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है। व्हाट इज द वेट ऑफ 6 ऑक्सीजन? 96। तो फॉर्मूला देख के प्रॉब्लम नंबर 4 में मुझे दिख रहा है कि 4 moles of X, 4X are reacting with 6O. So if I assume the mass of X as mx, then 4 times mx जो है इतना मास, 4 into atomic mass of X is reacting with 96 grams of O. तभी तो आपका फॉर्मूला X2 X4O6 हो सकता है। This is as per formula I have written. This is the information that I get from formula. What information I have been given in the problem? Problem कहता है कि 10 gram has 5.72 of X. तो अगर 10 ग्राम में 5.72 X है तो फिर O कितना रहेगा? तो इतना X इतना O, 5.72 X. So I'll be using the law of conservation of mass. टोटल 10 है, X 5.72 है, तो O हो जाएगा 4.28, राइट?
तो मुझे एक रेशियो मिल गया, अगर 4.28 ग्राम ऑफ एक्स होता है, सॉरी ऑक्सीजन होता है, तो इट इज रिएक्टिंग विथ हाउ मच ऑफ एक्स 5.72। तो 96 ऑक्सीजन है, तो मेटल का मास कितना होगा? So I simply say 4.28 grams of oxygen, 5.72 grams of X. So therefore, 96 grams of oxygen. How much will be the X? But this X will be 4 times its molecular mass. तो either X calculate करो, फिर उससे उसका molecular mass calculate करो। तो पहले हम X calculate करते हैं, बाद में molecular mass calculate करते हैं। तो ये X का मास आ जाएगा 5.72 into 96, ये आंसर नहीं है पर, upon 4.28. What is the answer coming, check? कितना आंसर आ रहा है ये? अप्रोक्सीमेटली 128 आएगा ये। ये 128 ग्राम ऑफ एक्स है, और ये जो एक्स की अमाउंट है दैट इज 4 टाइम्स इट्स एटॉमिक मास। So what I got was 4 into atomic mass of X. का आंसर है 128. So atomic mass of X will be 128 upon 4 and the answer will be 32 AMU. मैम हम आज की क्लास में असाइनमेंट 10 के भी डाउट्स करेंगे। हाँ बेटा, अभी ये कर लेते हैं, सब करेंगे ना, डाउट्स तो अभी करने ही है। ओके। आज के क्लास में क्या हो पाएगा ये तो नहीं बता सकते, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डाउट्स दैट यू ऑल हैव। यस। आपको कितने डाउट है उस पर डिपेंड होगा। चलो नेक्स्ट दिख रहा है 7, 8, 9। नेक्स्ट डाउट्स दैट आई कैन सी हियर। सो प्रॉब्लम नंबर 7, तो जिसको असाइनमेंट नंबर 10 के डाउट है उसको क्या एडवांस वाले डाउट नहीं है क्या आपको? मैम डाउट है, मतलब लेकिन 10 में 2 ही डाउट है मुझे तो। हाँ वो तो ठीक है, बट ये एडवांस की असाइनमेंट की है क्या आपने? हाँ मैम किया है। और मैम मैंने डाउट पूछ लिया था लेकिन सब लिख लिए यहाँ पर।
और किसी और ने पूछ लिया जो डाउट मुझे है। हाँ हाँ वो तो ठीक है, बट ये जो हाँ। सॉल्व हो रहा है ये आपके भी तो डाउट है ना, ये हाँ कुछ मैम, हाँ हाँ कुछ तो तुम्हारे डाउट सॉल्व हो ही रहे ना अभी। हाँ मैम। हाँ देखो आगे, प्रॉब्लम नंबर 7 says 25.4 gram of iodine and 14.2 gram of chlorine are made to react completely to yield a mixture of ICl and ICl3. So this is a reaction where two halogens are reacting. And to give us a compound, these are called as interhalogen compounds. ICl and ICl3. ये interhalogen compounds है. ये बन रहे. और इसका मिक्सचर मिल रहा है. We get mixture. So they are asking us calculate the ratio of moles of ICl and ICl3. So I'm not balancing because they don't say ये equally react हो रहा है या equal moles मिल रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहे. इसके लिए मैं ये balance नहीं कर रही. तो आयोडीन और क्लोरीन रिएक्ट हो रहा है और दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं ICl एंड ICl3. एंड I just assume कि जो नंबर ऑफ मोल्स है ICl के वो मैंने N1 ले लिए और जो नंबर ऑफ मोल्स है ICl3 के वो मैंने N2 ले लिए. मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगी ये इक्वेशन क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये पूरा एज पर स्टोइशियोमेट्री होगा, उसमें कितना ICl बनेगा कितना ICl3 बनेगा. बट क्या पक्के से पता है कि जितना आयोडीन रिएक्टेंट में है वो सारा का सारा प्रोडक्ट में आएगा और जितना क्लोरीन रिएक्टेंट में है वो भी प्रोडक्ट में आ रहा है. मतलब मोल्स ऑफ आयोडीन एंड क्लोरीन आर कंजर्व्ड. So I can apply POAC here to iodine also and I can apply POAC here to chlorine also. So I'm applying POAC on iodine. तो POAC on iodine का मतलब क्या है? जो number of moles of iodine है in I2 will be same as number of moles of iodine in the product ICl and ICl3. तो ये जो number of moles of iodine है इसके लिए कुछ मुझे information दी है. What is that information? I am having 25.4 grams. So I know how many moles I have. 25.4 divided by 127. इतने number of moles of iodine I2 में है. And this will be equal to number of moles of iodine in ICl. ICl के मोल N1 है, तो iodine के भी N1 ही रहेंगे और ICl3 के N2 है, तो आयोडीन के भी N2 ही रहेंगे. ये इक्वेशन समझ में आया आपको? यस मैम. यस मिस. मैम हाँ बोलो. बैलेंस नहीं है रिएक्शन, तो हम लोग कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि 1 ही होगा? किधर वन होगा? वन बैलेंसिंग से नहीं है बेटा. अगेन यू आर रॉन्ग. POAC में बैलेंसिंग में देखना ही नहीं है मुझे. हाँ. मैं फॉर्मूला से देख रही हूँ कि अगर ICl 1 मोल है तो उसमें आयोडीन 1 मोल है कि नहीं. हाँ समझ गया. मैं बैलेंसिंग नहीं देख रही हूँ, मैं फॉर्मूला देख रही हूँ. हाँ. ICl 1 मोल है तो आयोडीन 1 मोल है और क्लोरीन 1 मोल है. यहाँ पे ICl3 अगर 1 मोल है तो आयोडीन 1 है बट क्लोरीन 3 है. हाँ समझ गया. इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं है, ये फॉर्मूला बता रहा है. यस मैम. So similarly, I can apply POAC on iodine. Sorry, on chlorine. तो number of moles of chlorine के लिए भी मुझे कुछ मास दिया है प्रॉब्लम में.
वो दिया है 14.2 ग्राम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 14.2 अपॉन 35.5, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन हो गए in Cl2 before the reaction, or after the reaction number of moles of chlorine in ICl is N1, but in ICl3 is 3N2. तो अभी दो इक्वेशंस है, इससे रेशियो निकालो, N1:N2 क्या आ रहा है? 14.2/71 होना चाहिए ना, Cl2 है तो। Cl2 किधर है? मैं क्लोरीन के मोल्स निकाल रही हूँ। एक सेकेंड, अच्छा क्वेश्चन में भी क्लोरीन गिवन है, हाँ ठीक है मैम। तो अभी रेशियो निकाल सकते हो N1:N2 का? यस मैम। क्या आ रहा है बताओ? तो क्या आंसर आया बोलो? 0.2 equals N1 plus N2। .4 equals N1 plus 3N2। तो किसी N1 या N2 के फॉर्म में लेके रेशियो निकाल सकते हो ना, N1:N2 क्या है? हाँ मैम। 1/1। 1/1, yes. So this is the answer. Of your problem number 7. I start discussing problem number 8 now. Your problem number 8 says a mixture contains FeSO4 and Fe2SO4 thrice. If both FeSO4 and Fe2SO4 thrice provide equal number of sulfate ions, then the ratio of Fe+2 and Fe+3 ions in the mixture is. तो ये तो सिंपल है बेटा, तो I just have to assume the moles and start working. Problem number 8.
प्रॉब्लम नंबर 8 में अगर मैं FeSO4 के मोल्स N1 अज्यूम करूं तो इसमें आपको दिख रहा है Fe2 प्लस है, उसके मोल्स कितने आ जाएंगे N1, और इसमें जो SO4 2 माइनस है उसके भी मोल्स N1 आ जाएंगे. Yes, ma'am. This I wrote as per the formula. बट अगर Fe2SO4 थ्राइस है और Fe2SO4 थ्राइस के मोल्स N2 है तो इसमें आयन +3 है और जिसके मोल्स हो जाएंगे 2N2, और इसमें जो सल्फेट आयन है इसके मोल्स हो जाएंगे 3N2. अभी प्रॉब्लम में क्या दिया है, if both FeSO4 and Fe2SO4 thrice provide equal number of sulfate ions, तो दोनों के सल्फेट आयंस इक्वल है. अभी सल्फेट आयंस देखो दोनों के, का मतलब है what data they have given you. They have given you that your N1 is equal to 3N2. This is given. समझ रहा है? Yes, ma'am. So I know N1 upon N2 is 3. मुझे एक रेशियो मिल गया N1 N2 का रिलेशन दोनों के मोल्स में, ये गिवन है. क्या पूछा है, Fe2 और Fe3 का रेशियो, तो Fe+2 और Fe+3 का रेशियो जो N1 अपॉन N2 आएगा, या मैं क्या करूंगी, मैं N1 के जगह पे N2 या N2 के जगह पे N1 सब्स्टिट्यूट करके इन दोनों में रेशियो निकाल सकती हूँ. Yes, ma'am. So I divide here by N2. और नीचे क्या आ जाएगा, ये 2N2 है, सॉरी 2N2, नीचे आ जाएगा 2. N1 upon N2 is 3, so the ratio is 3/2. So Fe2 is to Fe3. Is 3:2. So I go to the next problem. Problem number 9. Which says
In what volume ratio 0.36 molar nitric acid should be mixed with another 0.15 molar nitric acid solution to obtain 0.24 molar nitric acid? तो इसका मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया है पोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का, वो आपको यहाँ पे यूज करना है। इसमें मोलारिटी है, वॉल्यूम नहीं है। So I will just assume the volume V1 and V2. तो जो 30.36 मोलार सोल्यूशन है आपका, उसका वॉल्यूम में V1 ले रही हो और दूसरा सोल्यूशन है 0.15 मोलार, उसका वॉल्यूम में V2 ले रही हूँ। So what is the formula? The formula says molarity of 1 into volume of 1 plus molarity of 2 into volume of 2 equals to resultant molarity V1 plus V2. तो रिजल्टेंट मोलारिटी क्या है? रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी 0.24 है, सो आई जस्ट सब्स्टिट्यूट इन दिस। मेरी रिजल्टेंट मोलारिटी 0.24 है, मेरा M1 0.36 है, V1 प्लस M2 0.15 है प्लस V2 अपॉन V1 प्लस V2 so just simplify this and solve and you will get a ratio of V1 by V2 here. That's the answer. मैम 3:4 आ रहा है लास्ट वाला ऑप्शन। ओके, तो तुमको V1 अपॉन V2 का जो रेशियो मिल रहा है उसका आंसर 3/4 आ रहा है। ग्रेट। हाँ मैम। So problem number 9 over. Next that I see is 15. इसमें पूछा है the volume of 3 molar HCl required to completely react with 1.431 gram of sodium carbonate. So we need to write the balance reaction for
sodium carbonate and HCl. So this is what is complete reaction between sodium carbonate and HCl. So looking at this, can I write जो number of moles of HCl है, that is twice number of moles of sodium carbonate. How do I come to know about number of moles of HCl? Number of moles of HCl will be molarity of HCl into volume of HCl. So the molarity is 3 and I need to calculate the volume in liter for HCl. Do I have any idea about number of moles? They have given me mass. So mass is 1.4 क्या दिया है 431 and इसका molar mass 106 है. So solve this for me. ये तो प्रॉब्लम नंबर 17 ज्योमेट्री है, कोई मोल कंसेप्ट उसमें है नहीं. प्रॉब्लम नंबर 17 कहता है हाउ मेनी स्फेरिकल कोलॉइडल ऑयल पार्टिकल्स of 20 Armstrong radius can be made from a spherical oil drop whose radius is 2 microns. तो 2 माइक्रोन स्पीयर है, एक बड़ा सा ऑयल ड्रॉप है, उससे हम 20 वाले कितने ड्रॉप्स बना सकते हैं. इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है, दोनों का वॉल्यूम, राइट. तो वॉल्यूम ऑफ 2 माइक्रोन स्पीयर जो होगा उसमें मैं 20 एम्स्ट्रॉन्ग स्पीयर के कितने स्पीयर छोटे छोटे बना सकती हूँ. So I just need to take a ratio here.
that number will be whatever is this volume of 2 micron. This is volume of 2 micron sphere upon volume of 20 micron sphere. Will be the answer. अब इस स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई r cube. So it will be 4/3 pi. R is 2 into 10 raised to -6 का क्यूब और यहाँ पे 4/3 pi 2 into 10 raised to -9 का क्यूब. सब कुछ कट जाएगा यहाँ पे और आपको एक आंसर आएगा. इसमें कहीं पे मोल कंसेप्ट नहीं है, ज्योमेट्री है. क्या आंसर आ रहा है 17 का? टेन रेज टू 9 आ रहा है मैम. Okay, so that's the answer. Get the answer here 10 raised to 9. हो गया प्रॉब्लम नंबर 17. अभी है प्रॉब्लम नंबर 19. तो आपका प्रॉब्लम नंबर 19 कहता है a 0.65 molar BaCl2 solution was prepared by dissolving pure solid BaCl2 dot 2H2O in water. Determine the mass of hydrated salt dissolved per milliliter of solution and the mass of anhydrous BaCl2 present per milliliter of solution, and they give you molecular masses of both. तो ये तो बहुत सिंपल है. आपको मोलारिटी दी है बेटा. तो मोलारिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज द होल मीनिंग ऑफ मोलारिटी? Those many moles in 1 liter. 0.65 molar means 0.65 moles in 1 liter of solution. So can I know the number of moles here? Yes, ma'am. Problem number 19 says I'm having 0.65 moles in 1000 ml. Right, that is what is
0.65 मोलार सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर? अभी पूरे प्रॉब्लम में वो 1 ml में कितने मोल्स है ये पूछ रहे हैं, right? The salt dissolved per millimeter of solution, mass of anhydrous BaCl2 per millimeter. तो 1 ml इस सोल्यूशन का अगर 1 ml है तो पर मिलीमीटर हाउ मेनी मोल्स, 1000 में इतने, तो 1 मिलीमीटर में कितने, मुझे इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, and that will be 0.65 upon 1000 या 6.5 into 10 raised to -4 moles। ये पर मिलीमीटर मोल्स हो गए। Now can I know the weight of hydrated BaCl2 dot 2H2O? Your barium is 137, your chlorine 2 is 71 and 2H2O is 36। ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया और इसको मुझे 6.5 into 10 raised to -4 से मल्टीप्लाई करना है, and this is the weight of BaCl2 hydrated per milliliter। And what will be the weight of only BaCl2? That will be 137 plus 71 into the mole 6.5 into 10 raised to -4। क्या आंसर आ रहा है देखो, बता मुझे। So first answer is 0.158 grams and second is 0.135 grams. All clear? Yes, ma'am. So your next doubt that I see is problem number, ये 19 हो गया, right? अभी 20 है, फिर 21 है। So problem number 20 says the volume of 1.36 molar HCl solution to be added to 200 ml of 2.4 molar HCl solution and finally diluted to 500 ml so that the molarity of final solution is 1.24। तो इसमें करना क्या है, ये मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग है बस और कुछ नहीं। आपको क्या पूछा है, ये 1.36 मोलार HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो मेरा M1 1.36 है into its volume V1,
This is problem number 20 I am doing. क्वेश्चन में जो फाइनली डाइल्यूटेड टू 500 ml लिखा है, हाँ बेटा, 500 ml ऐड किया या फिर टोटल 500 ml? टोटल 500, टोटल वॉल्यूम 500 लेना। मैम वही डाउट था मेरा। इसका M1 हो गया, आगे बढ़ू। हाँ इसका M2 हो जाएगा 2.4 into 200, तो ये पहला है प्लस 2.4 into 200, total volume 500, resultant molarity 1.24. Solve this for V1. अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो this is what it is. All clear? यस मैम। So this is your problem number 20. तो बोली दो आंसर क्या आ रहा है आंसर? Tell me what answer is coming. I'm waiting. मैम ऑप्शन बी आ रहा है, Okay, 102. 102.94। हाँ ओके बेटा, ठीक है। हाँ मैम बी आंसर। तो आंसर लिख दो बी। 10 कितना है? 2.94। This is what is your B. ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 20 ओवर। नेक्स्ट आउट इज प्रॉब्लम नंबर 21. So problem number 21 says a potassium salt of benzoic acid can be made by action of potassium permanganate and toluene. They have given us the reaction. And then they say the yield of potassium benzoate can't realistically be expected to be more than 71%. तो इसमें इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का यील्ड 71% से ज्यादा एक्चुअली में नहीं आएगा, राइट? दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट.
Then they are asking you what is the minimum number of grams of toluene needed to achieve this yield while producing 11.5 grams of potassium benzoate. तो इसमें सिंपली एक 1:1:1 रिएक्शन है, बैलेंसिंग 1:1:1 है. आपको पोटेशियम बेंजोएट के मोल्स और टोलुइन के मोल्स देखने हैं, दोनों सेम है. तो आपको दिया है 11.5 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम बेंजोएट. तो इतने मोल्स पोटेशियम बेंजोएट प्रोड्यूस करने के लिए टोलुइन कितना चाहिए, आप ये कैलकुलेशन करो. और ये कैलकुलेशन 71% यील्ड के लिए आएगा, क्योंकि यील्ड आपका 71% है. फिर उससे 100% का आंसर निकालो. Am I clear? तो 21 रिएक्शन में दो चीजें कनेक्ट करनी है. To start with toluene, and the toluene is ultimately becoming potassium benzoate. ये 1 मोल है तो ये 1 मोल है. So what information I have been given? I have been given this is 11.5 grams, but which is a 71% yield. ये याद. तो अगर स्ट्रेट कैलकुलेशन करेंगे तो जो यहाँ पे टोलुइन का आंसर आएगा दैट विल बी टू प्रोड्यूस 71%. बट आपका टोलुइन का आंसर 71% के लिए नहीं होगा ना, फिर वो 100% यील्ड हो जाएगा. तो मुझे टोलुइन जो चाहिए वो 100% के लिए ही चाहिए. ये बस इस प्रॉब्लम में आपको समझना है. So I will calculate the molecular mass. Molecular mass calculate करो, and we can solve this problem. So C6H5CH3, how much is the molar mass? (92), राइट. टोलुइन का मोलार मास कितना है? C7 है. So this is 92 grams. इसका molecular mass, इसका मतलब अगर ये 92 grams लेंगे तो ये कितना बनेगा? इसका molecular mass कैलकुलेट करो. पोटेशियम बेंजोएट का मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? चलो बोलो फटाफट, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन में इतना टाइम क्यों जा रहा है? जिसका डाउट है वो है कि नहीं क्लास में, कि मैं ऐसे ही सॉल्व कर रही हूँ? 160 आ गया. तो इसका मतलब 160 ग्राम 100% यील्ड है. तो मुझे 160 ग्राम
पोटेशियम बेंजोएट से मिल रहा है 92 ग्राम टोलुइन से, तो 11.5 ग्राम जब भी मिलेगा तभी टोलुइन कितना होगा, फर्स्ट कैलकुलेशन। सो 92 अपॉन 11.5 अपॉन 160, ये जो आंसर होगा वो आंसर नहीं होगा, दैट दिस इज 71%, इसका 100% निकालना है। ये आंसर कितना आ रहा है? This is coming 6.61 ग्राम। तो ये 71% जब भी तुम्हारा यील्ड है तो इट इज 6.61 ग्राम। टोलुइन तो 100% के लिए होगा, तो 6.61 into 100 upon 71 will be your answer। तो आंसर आता है 9.31 ग्राम। तो 21 के बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम मुझे दिखता है आपका 25। So your problem number 25 says a solution of palmitic acid in benzene। इसका मतलब है इसका सॉल्वेंट वाटर नहीं है, इसका सॉल्वेंट बेंजीन है। कंटेन्स 4.24 ग्राम ऑफ एसिड पर लीटर। तो एसिड का हमको मास दिया है पाल्मेटिक एसिड का, और नीचे एंड में देखना पाल्मेटिक एसिड का आपको मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है, मतलब आपके पास पाल्मेटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है। When this solution is dropped on a surface, benzene gets evaporated, benzene उड़ जाता है, is what they are telling, because benzene is volatile, and palmitic acid forms a unimolecular layer। तो यूनिमोलिकुलर लेयर मतलब लेयर में मॉलिक्यूल है, एक के ऊपर एक नहीं, यूनिमोलिकुलर लेयर फिल्म ऑन अ सरफेस। इफ वी विश टू कवर 500 centimeter cube square area with a unimolecular film, what volume of solution should be used? And the area covered by one palmitic acid molecule is given 0.21। तो मुझे कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए वो कैसे आएगा? मुझे 500 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करना है,
और जो एक मॉलिक्यूल है वो 0.21 नैनोमीटर स्क्वायर कवर करता है। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे रिक्वायर्ड है, ये प्रॉब्लम नंबर क्या है 25। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आई नीड टू कवर विल बी ये 500 ये cm स्क्वायर है अपॉन एक मॉलिक्यूल का कितना दिया है 0.21 नैनोमीटर स्क्वायर। इससे जो आंसर आएगा कन्वर्ट करके एक यूनिट में लेने के बाद ये आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिक्वायर्ड है। यहाँ तक क्लियर? यस मिस। हाँ मैम। अब ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसको अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। हाँ मैम। Yes, ma'am. और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम है। हाँ मैम। तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ 500 अपॉन 0.21 यूनिट्स देखने हैं हमको। सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये नैनोमीटर स्क्वायर है। एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to 23 है। This will be equal to molarity into volume तो इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। और मोलारिटी कैसे आएगी, जो दूसरा मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इज योर मोलारिटी, राइट? एज दे से 1 लीटर सॉल्यूशन, तो तुम्हारी मोलारिटी हो जाएगी, मोलारिटी के जगह पे तो दिस विल बी इक्वल टू 4.24, ये मास दिया है, और कुछ 256 मॉलिक्यूलर मास दिया है इनटू 1, ये मोलारिटी है इनटू वॉल्यूम। To solve this for B,
तो क्या आंसर आ रहा है वॉल्यूम का, कोई बोलेगा मुझे? एक मिनट। ओके तो 25 का जो मुझे आंसर दिख रहा है वो बी टैली हो रहा है अराउंड 2.4 into 10 raised to -5 liter. This is your 25. Next doubt is 26. So problem number 26 is 6 gram sample containing CuCl2 and CuBr2 is dissolved in 100 ml water. A 10 ml portion of this solution on treatment with HeNO3 results in complete precipitation of Cl minus and Br minus, giving 0.9065 grams of precipitate. तो ये जो precipitate है वो AgCl प्लस HeBr दोनों मिला के precipitate का मास दिया है. तो इसमें CuCl2 है और CuBr2 है. एक बेसिक चीज समझा देती हूँ, बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो CuCl2 है, CuBr2. It is reacting with HeNO3. It will give us a precipitate of HeBr and HeCl. But you understand कि अगर इसके मोल्स 1 है तो इसमें क्लोरीन ट्वाइस है, मतलब जो HeCl बनेगा वो 2HeCl बनेगा और जो HeBr बनेगा वो 2HeBr बनेगा. Is everybody clear? और ये दोनों का मिल के तो पहला डेटा क्या है? पहला डेटा है कि बेसिक CuCl2 CuBr2 का एक मास दिया है 6 ग्राम. दूसरा डेटा ये जो प्रेसिपिटेट है उसका मास दिया है 0.9065 ग्राम. And then they say the precipitate thus obtained was shaken with a dilute solution of NaBr. तो इसके आगे वो क्या करते हैं? इसके आगे इसको NaBr के साथ शेक करते हैं. तो NaBr के साथ शेक करने के बाद जो HeBr है वो तो वैसे के वैसा रहेगा, पर जो HeCl है वो क्या बन जाएगा? HeBr. तो NaBr के साथ शेक करने के बाद सबका सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HeBr में कन्वर्ट हो जाएगा. So it is shaken with dilute solution of NaBr, where all the HeCl gets converted to HeBr and the mass of new precipitate. तो इसका मास दिया है 0.90, let me check, 65 grams. जो दोनों का मिक्सचर है. और सिर्फ HeBr जिसमें HeBr ओरिजिनल प्लस दिस न्यूली कन्वर्टेड HeBr है
ये दोनों का मिलके मास दिया है 1.005 ग्राम्स। और ये टोटल तुम्हारा 6 ग्राम है। So 6 ग्राम सैंपल इन 100 ml है, बट इससे 10 ml ही लेके रिएक्शन कर रहे हैं। ये भी एक ट्विस्ट डाला है इन्होंने। तो जो भी रिएक्शन होगी वो 10 ml में जितने कॉपर क्लोराइड के मोल होंगे और जितने कॉपर ब्रोमाइड के मोल होंगे उनके हिसाब से होगी। पूछा क्या है, डिटरमाइन द परसेंट मास ऑफ CuCl2 and CuBr. So I start here. My problem, my moles, everything that I will calculate in 10 ml because that is what is reactant. तो ये 10 ml में I am just assuming कि CuCl2 के moles N1 है, CuBr2 के moles N2 है. So I start here. In 10 ml, your CuCl2 moles, let it be N1. And CuBr2 moles, let it be N2. अभी अगर CuBr2 N2 है तो HeBr के मोल्स कितने होंगे? 2 Twice of N. and AgCl के मोल्स कितने होंगे? Twice N1 5 N1. कोई डाउट यहाँ पे? No ma'am. तो मेरे पास HeCl के मोल्स है, मेरे पास HeBr के मोल्स है और इसका टोटल मास है. So I write the equation. My HeCl moles are 2N1 into its molecular mass 143.5 will be mass of HeCl plus 2N2 into molecular mass of HeBr which is 188. This is total mass of HeBr और दोनों का मिला के 0.9065 ग्राम है. This is my equation 1. My equation 2 is ये 2 moles of AgCl से HeBr बन गया. तो HeBr के मोल्स होंगे 2N1 और ये HeBr के मोल्स तो वैसे ही है 2N2, राइट? और ये मोल्स नहीं, इसको मुझे मास में कन्वर्ट करना है. तो मेरे टोटल मोल्स HeBr के ये टोटल कितने होंगे? 2N1 प्लस 2N2. इसका मास कितना होगा? into 188. So this is the total mass of HeBr which is given as 1.005 grams. This is my equation 2. I have 2 equations to solve simultaneously to get the answer.
हो गया? Shall I go ahead? क्या आंसर आ रहा है बोलो फटाफट। ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपको। फिर इससे मास निकालना है और उससे परसेंट। मैम मोल्स मुझे 0.001 आया। किसका? N1? N1 का, हाँ। तो मोल से मास आ जाएगा बेटा उसका। मैम पर वो 10 ml के लिए आएगा ना, उसको 100 ml में कैसे लिखे? तो 10 ml में जो परसेंट है वही तो रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी चेंज होगा, तो इसी में कर लो। तो N1 क्या आ गया? 0.001। तो CuCl2 का मास आ जाएगा और N1 आ गया तो N2 भी तो आ ही जाएगा ना। हाँ N2 भी आ। तो परसेंट नहीं निकाल सकते, दोनों के मास आ गए तो हाउ मच इज CuCl2 एंड हाउ मच इज CuPr2? दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। So I'm writing what he says. N1 कितना आया? 0.001। ओके, और N2 कितना आया? मैम कैलकुलेट करूंगा। मैम 0.0016। Okay, I'm just writing what you say. 0.0016। तो इधर भी फोर्थ डिजिट बता मुझे। उसमें 0.001 है। 11 और एक 1। ठीक है, ये मोल्स आ गए, मोल से मास आ जाएगा, मास से परसेंट आ जाएगा। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर कौन सा था? 26। Problem number 27 says an element X reacts with hydrogen leading to a formation of class of compounds that is analogous to hydrocarbons.
5 gram of X forms 5.628 gram of a mixture of two hydrocarbons, XH4 and X2H6, in the molar ratio 2:1. Determine the mass of X. ये सिंपल प्रॉब्लम है बेटा. तो अभी इसमें क्या क्या दिया है देखो. आपका मोलार रेशियो दिया है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ XH4 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X2H6. अगर X2H6 n है तो XH4 के नंबर ऑफ मोल्स 2n है. This is the thing where the problem will begin. So this is problem number 27 करने. So your number of moles of X2H6 is n. So therefore number of moles of XH4 will be 2n. This is the last statement, molar ratio that is given to me. Right? Now ये जो एलिमेंट X है इसके मोल्स मुझे कैलकुलेट करने हैं. एज दे से एलिमेंट X रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, तो एलिमेंट X के मोल्स कितने हैं जो XH4 में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ XH4 अगर 2n है तो उसमें X के मोल्स कितने हैं बोलो. 2n ही है. Yes or no? Yes, ma'am. But X2H6 में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X कितने हैं, वो भी 2n है. Yes, ma'am. तो इसमें मैंने अगर इसके मोल्स n लिए तो therefore the number of moles of X in this are 2n and number of moles of X in this are 2n. तो इससे मैं X के टोटल मोल्स लिख सकती हूँ. तो number of moles of X will be number of moles of XH4 plus 2 into वही है ना, 2 into number of moles of X2H6 और आंसर 4n आएगा. इतना क्लियर. अभी ये जो X है इसका मास मुझे 5 ग्राम्स दिया है. बट मुझे इसका एटॉमिक मास नहीं पता, मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, बट इसके मोल्स पता है. तो मैं लिख सकती हूँ ये नंबर ऑफ मोल्स जो है वो वेट इन ग्राम्स 5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ X क्या आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास. अच्छा हाँ हाँ. Yes, ma'am. नंबर ऑफ मोल्स 4n है X के. X का मास दिया है 5 और यही ये mx हमको फाइंड आउट करना है कि उसका एटॉमिक मास कितना है. Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर. Yes, ma'am. और जो दूसरा डेटा दिया है वो किसका दिया है, दूसरा एक नंबर दिया है. वन मोर नंबर दैट आई हैव व्हिच आई हैव टू यूटिलाइज. दैट वन मोर नंबर हियर इज 5.628 ग्राम्स. तो ये क्या है, ये दोनों के मिक्सचर का मास है ना. XH4 प्लस X2H6 दोनों के मिक्सचर का मास है. तो XH4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख रही हूँ. XH4 के मोल्स 2n है, तो मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास. इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, X का मॉलिक्यूलर मास प्लस 4, ये हो गया मास ऑफ XH4 प्लस मास ऑफ X2H6 कितना होगा, n into 2
mx प्लस 6 और इसका आंसर 5.2 कितना है? 5.628 है। ये समझ में आया क्या? यस मैम। So I will just substitute something now. कुछ रिलेशन सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। मेरा 4n जो है वो तो n के जगह पे, now see what I do. I'll try to substitute at the place of n this. So 4n is 5 by mx. तो 2n कितना होगा मुझे बताओ? 5/2 mx. 5 by 2 mx. So I'm substituting now. So I'm substituting equation 1 in equation 2. ये हो जाएगा 5 by 2 mx. एक वेरिएबल निकाल देते हैं ना, और n क्या हो जाएगा? 5 by 4 mx. So now I can solve this for mx. मैंने एक वेरिएबल निकाल दिया। So solve this for mx. That is what is asked to you. Okay मैम। चलो हो गया। तो क्या आंसर आ रहा है मॉलिक्यूलर मास का? कोई बताएगा mx का आंसर क्या आ रहा है?
28. Okay, so it is coming almost 28. So that should be the answer. तो देखो आज का पूरा लेक्चर हमने दिया, फिर भी आपके एडवांस के सारे डाउट्स नहीं हो पाए। मैं क्या करती हूँ अभी इस लेक्चर के बाद आपके बैच में मैंने ये एडवांस के बुकलेट डिस्कशन रेड हाउस में भी किया है और ब्लू हाउस में भी किया है, यही एक्सरसाइज का। तो मैं उसके वीडियोस आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो आई हैव अ प्रैक्टिस दैट यू नो कि इनिशियली पहले 5 मिनट में आपको ये बोर्ड के ये साइड पे प्रॉब्लम की लिस्ट मिल जाएगी, जो प्रॉब्लम्स उस लेक्चर में डिस्कस हो रहे हैं। तो if any one of that problem is your doubt, you can skip, jump and go to that problem and see and get it clear. Okay, miss. Okay, ये ma'am. इसके लिए दे रही okay, हूँ ma'am. कि यही एक्सरसाइज इस एक लेक्चर होगा जिसमें ये मोर देन 1 के रिमेनिंग मिल जाएंगे, ये 33 वगैरह मिल जाएगा जो रिमेनिंग है वो। बाकी तो आपके बैच में बहुत ज्यादा पूछे, ये इतने उनमें नहीं थे, ये आपके बैच में सिंगल में बहुत ज्यादा पूछे। तो ये एंड के है बट 33 वगैरह मैंने सॉल्व किया उसमें, तो वो मिल जाएगा आपको। और एक है जो इसके आगे मोर देन 1, पैराग्राफ, मैट्रिक्स मैच, इंटीजर, ये वाले जो क्वेश्चंस है उनका वीडियो है। तो 2 वीडियोस में शेयर करती हूँ और क्लैरिटी से लिखा होगा राइट हैंड साइड बोर्ड पे कि उस वीडियो में मैं कौन से प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रही हूँ। तो ये इसके लिए दे रही हूँ ताकि थोड़े बहुत डाउट कम हो जाए, तो अगले लेक्चर में पढ़ा पाऊँ। Okay, ma'am. अगला लेक्चर मैं क्या करना चाहती हूँ, ये दोनों मैं अभी डाउट्स के वीडियोस आपके ग्रुप में अभी तुरंत शेयर कर दूंगी राइट अवे मत। Okay, ma'am. और आप ये करते रहो, ये एक्सरसाइज तो करनी है आपको, बुकलेट पूरा खत्म करना है मोल कंसेप्ट का, और मैं डाउट्स भी आपके करते रहूंगी। आई एम डूइंग योर डाउट्स, बट ओनली द थिंग इज यू आल्सो ट्राई टू वर्क, यू नो, रीविजिट द प्रॉब्लम्स। अभी आज मैंने इतने प्रॉब्लम्स आपको एडवांस लेवल के किए, तो थोड़ा सा तो आपको और समझा होगा कि कैसे अप्रोच करना है प्रॉब्लम को, कैसे इक्वेशन बना बना के सॉल्व करने पड़ते हैं ये प्रॉब्लम्स। Yes, ma'am. थोड़ा आइडिया आया कि नहीं? तो जो आपके डाउट्स थे उनको फिर से रिविजिट कीजिए, मे बी नाउ यू कैन सॉल्व देम। Yes, ma'am. तो ये प्रोसेस पे लगे रहो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम 3-4 हफ्ते पहले आपका डाउट था, आपने मार्क करके रखा है और इसके लिए आप टीचर को पूछ रहे हो, ये ना करो। क्योंकि 4 हफ्ते में आपका नॉलेज इतना बढ़ जाता है कि जो प्रॉब्लम 4 हफ्ते पहले आपसे नहीं हो रहा था शायद अभी हो जाए। तो आई वांट यू टू रिविजिट योर डाउट्स नाउ। नेक्स्ट लेक्चर आई एम स्टार्टिंग विथ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो आपका नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रही हूँ। एंड में कुछ टाइम मोल कंसेप्ट के जो डाउट बचे होंगे उनको देने वाली हूँ। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, miss. And I'm sharing 2 videos which will cover many more doubts. ठीक Yes, है? Okay, ma'am. कोई Okay, डाउट miss. है? No, कोई ma'am. डाउट है? नहीं, तो ma'am. Okay. क्लैरिटी आ गई। तो होमवर्क तो मोल कंसेप्ट की पूरी बुकलेट है। आज भी आपका होमवर्क हमको बुकलेट कंप्लीट करना है, जिसका मैंने सीक्वेंस बता दिया था। पहला एडवांस का एक्सरसाइज करो, वो एक बार आ गया ना तो मेंस और लोअर एक्सरसाइज में डाउट ही कम निकलेंगे। So if you solve for advanced exercise, you will hardly have any doubts from lower exercise. Is the aim. तो पहले एडवांस का एक्सरसाइज करो, फिर लोअर एक्सरसाइजेस करते रहो। मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, उसके साथ हम इसके डाउट्स करते रहेंगे। Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो चलो, that's it for today. Bye everybody. Take care. मैम वो एनालॉगस टू हाइड्रोकार्बन्स का मतलब एक बार फिर बता दीजिए। एनालोगस टू हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन जैसे, उस जिसका कोई मीनिंग पूरे प्रॉब्लम में नहीं था।
हाँ वही, इसलिए मुझे वही पूछना था कि कहाँ वो उसका क्वेश्चन आया। मीनिंग तो नहीं था, मैंने उधर उसको किधर भी यूटिलाइज नहीं किया। मैंने उस प्रॉब्लम को वो इक्वेशन से किया था, हाइड्रोकार्बन इक्वेशन, कुछ हुआ ही नहीं इसलिए। हाँ, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं, इक्वेशन क्यों चाहिए, क्योंकि रिएक्शन नहीं है ना बेटा। हाँ इक्वेशन तू कभी यूज करेगा जब भी प्रॉब्लम में कंबशन दिया है, वो इक्वेशन तो मैंने तेरे को कंबशन के लिए दी थी, राइट। हाँ, तो वो तो है ही नहीं ये प्रॉब्लम, उसी कुछ भी नहीं हुआ, इक्वेशन के आगे ही नहीं गया। कुछ नहीं होगा ना उससे। हाँ ये इस प्रॉब्लम में रिएक्शन तो दिया ही नहीं है ना बेटा। यस मैम। दिस इज जस्ट का मिक्सचर एंड उसके मोल्स, फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला देख के सॉल्व करना था ये बस। यस मैम। ठीक है, तो ये जैसे मैंने इक्वेशंस बनाए हर बार, देखो आई ट्राई टू get two equations and then I'm solving, try to get two equations and then I'm solving. Majority of the problems में मैं यही कर रही हूँ। यस मैम। आप भी ये करना सीख जाओ, ठीक है। यस मैम। चलो बाय, टेक केयर। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मिस, थैंक यू मिस। बाय बाय।